हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं शॉर्ट ऑफ कमिंग एंड के एपिसोड 16 को। पिछले एपिसोड में देखा था कि कुशवान और चंग पिंगन के बीच में फाइट हो रही थी, जिसमें चंग पिंगन ने कुशवान को मारने का फैसला कर लिया था। और फिर हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कि लाओ जी चंग पिंगन के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पास जा रहा होता है और उसके सामने आ जाती है निंग की स्वॉर्ड, जो कि लाओ जी का सामना कर रही होती है। और फिर लाओ जी गुस्से में आके उसे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन उस पंच से उस स्वॉर्ड का कुछ भी नहीं होता है। जिससे लाओ जी उस स्वॉर्ड को पकड़ के उसे तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे तोड़ नहीं पाता, तो वो उसे दूर फेंक देता है पत्थरों में। यहाँ पे स्वॉर्ड जाके एक पत्थर में गड़ जाती है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड गुस्से में आके अपने एक स्पेल को कास्ट करती है, लाओ जी के ऊपर एक जोरदार जानलेवा अटैक कर देती है। और उस स्पेल से उस स्वॉर्ड के जैसे कई सारे स्वॉर्ड बन जाते हैं। वो स्वॉर्ड एक साथ जाके लाओजी के ऊपर अटैक कर देते हैं कि लाओजी उससे बचने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बना लेता है, लेकिन वो शील्ड भी क्रैक होने लगती है। लाओजी गुस्से में आके अपने ऑरा का यूज करके उस स्वॉर्ड को दूर फेंक देता है और उस स्वॉर्ड को एक जोरदार पंच मारने जाता है, लेकिन तभी वहां पे टाइम और स्पेस रुक जाता है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि और फिर हम ली फैमिली के मेंशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर लाओजी की पोती बैठी होती है और वो एक मैजिकल पॉट को देखती है। और ये पॉट बहुत ज्यादा ही अमेजिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर स्पेशल शॉट को रख सकते हैं और इसके अंदर स्पेशल शॉट को रखने से शॉट की पावर भी बढ़ती है, जिसके बारे में जेसन उसे बता रहा होता है। इसकी बात को सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि मुझे भी इसके बारे में पता है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के पास में पहले भी एक ऐसा पॉट था जो कहीं पे खो गया था, इसके अंदर उन्होंने बहुत सारे शॉट को रखा हुआ था। और फिर वो बच्ची कहती है कि बिग ब्रदर, आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं? आपको इसे मुझे देने से कोई परेशानी नहीं होगी? इस पे जेसन कहता है कि छोटी बच्ची, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ये मैं तुम्हें ये गिफ्ट के रूप में दे रहा हूँ और तुम इसे अपने पास रखना। इसको देखकर लाओ जी की ग्रैंड डॉटर बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे दादाजी का काम अभी तक पूरा हुआ है कि नहीं। जिसके बाद वो एक ईगल को पिंजरे में से बाहर निकालती है और वो उससे कहती है कि जाओ जाके मेरे ग्रैंडपा एप्स को ढूंढो और उनसे कहना है कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ और तोजी अभी भी हमारा प्यून पर्वत पे वेट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे लाओजी अभी भी स्टैचू बन के खड़ा होता है और वहाँ का पूरा स्पेस रुका हुआ होता है। और फिर वहाँ पे मास्टर ची उसके सामने आ जाता है, जो कि वहाँ पे कूल सी एंट्री लेते हैं और फिर वो अपने एनर्जी का यूज़ करते हुए उस स्वॉर्ड को टच करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का स्पेस फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद मास्टर ची उस स्वॉर्ड से कहते हैं कि तुम्हारी मास्टर अभी भी ठीक है। इसके बाद वो स्वॉर्ड वहाँ से वापस निंग की तरफ जाने लगती है। और फिर लाओ जी कहता है कि मिस्टर रियो को इस तलवार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि ये तलवार किस लेवल की है। और फिर लाओ जी कहता है कि तुम मुझे इसके बारे में समझा सकते हो। जब तक हम लोग फेंगली ह्यूआन के हाथों में नहीं पड़ जाते, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं इसे नहीं छुपाने वाला जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि चेंग जुंग ने इसका फ़ायदा उठाया था और इसकी वजह से हमारे जेंगजियांग माउंटेन की इज्जत पे आरोप उठा है। जिसके बाद लाओ जी कहता है तुम्हें पता चली गया होगा कि निंग ने इतनी भयंकर पावर का एक्टिवेट किया था और उससे निंग ने मेरे ऊपर अटैक किया था। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ निंग और चेंग पिंगन की जान को लेने के लिए, क्योंकि मेरे ऊपर पूरे जेंगजियांग माउंटेन की जिम्मेदारी है और अगर मैं यहाँ पे हार गया ऐसे ही बैठ गया तो मेरी इज्जत मिट्टी मिल जाएगी, और इसलिए तुम मेरे रास्ते से साइड हो जाओ और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर तभी वहाँ पे एक बंदा आ जाता है और ये वही बंदा होता है जो उस को अपना डिसाइड बनाने के लिए लेके होता है। और फिर वो कहता है कि मैंने थोड़ी देर पे उस और चेपिंगन की फाइट को होते हुए देखा है, उन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है, तो आपको उन्हें रोकना चाहिए। और फिर मास्टर जी कहता है तुम जाके उस मैटर को देखो, तब तक मैं यहाँ का मैटर सुलझा के वहाँ पहुँच जाऊंगा। और फिर वो बंदा वहाँ चला जाता है और फिर वो ग्रैंडपा वहाँ पे भड़क जाता है और फिर वो कहता है कि अगर मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ तो तुम कुसवान और चैंपियन की फाइट को क्यों रुकवा रहे हो? तुम उन दोनों को फाइट करने क्यों नहीं देते हो? अगर तुम्हारी दुश्मनी क्या है जिंगजांग माउंटेन से और तुम हमारी इज्जत को वापस लेने क्यों दे रहे हो? मैं चैंपियन और लिंक को मारकर अपनी इज्जत को वापस ले लूंगा। और फिर लाओजी कहता है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान, लेकिन दोनों लोग अपनी इज्जत बताने के लिए फाइट करते हैं। की बातों को सुनकर मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन तुम एक बुरी इंसान हो, क्योंकि तुमने अभी लिंक को ऐसा मारा कि वो अपनी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। वो सब इसका बदला लेने के लिए तुमसे फाइट करने के लिए आए थे और वो सब लड़ रहे होते हैं अच्छाई के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे कोई भी तरह का फाइट ना करो,
क्योंकि तुम एक इंसान नहीं, एक मॉन्स्टर हो और तुम्हारे जैसे मॉन्स्टर को खुला छोड़ना ये सबसे बड़ी भूल होगी। और फिर लाओजी उसकी बातों को सुनकर बहुत गुस्सा हो रहा था। तभी वहाँ पे उसकी पोती का बर्ड उड़ते हुए लाओजी के कंधे पे आके बैठ जाता है और लाओजी की सारी बातें बता देता है। इसके बाद लाओजी उस बर्ड से कहता है कि जाओ मेरी पोती से कह दो कि मेरी बच्ची तुम थोड़ी देर एंजॉय करना, थोड़ी देर में मैं वहाँ पे आ जाऊंगा। बट मास्टर जी कहने लगते हैं कि शायद तुम एक बातों को भूल रहे हो, क्योंकि तुम यहाँ पे जितना सीरियसली इंजर्ड हुए थे वो एक लड़की थी। तुम्हारी इज्जत वैसे ही जा चुकी है क्योंकि तुम एक लड़की का मुकाबला नहीं कर पाए और तुम्हारा जिंग जंग माउंटेन अपनी इज्जत पहले ही खो चुका है। अगर तुमने यहाँ पे उन दोनों को मार दिया तुम्हारी और भी बदनामी होगी क्योंकि तुमने 2 बच्चों को मार दिया है। फिर मास्टर कहता है कि अगर तुम इज्जत बताना चाहते हो तो तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। और फिर जिसकी बातों को सुनकर लाओची कहता है कि मैं उस लड़की से नहीं बल्कि उसके पास वाली मैजिकल पावर से हारा हूँ। जो कहता है अगर तुम यहाँ पे ऐसी ही बातें करो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों को सुनकर यहाँ से चुपचाप वापस चला जाऊंगा। फिर लाओजी मास्टर के बारे में बातें कर रहा होता है और कहता है कि वो एक बहुत बड़ा झूठा इंसान था और एक झूठे इंसान का डिसाइपल वैसा ही झूठा ही रहेगा। और फिर लाओजी मास्टर जी का मजाक उड़ाने लगता है। और फिर वहाँ पे लाओजी की बातों को सुनकर मास्टर जी का गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने बुढ़ा आर्ट को प्रैक्टिस किया हुआ था जिसकी वजह से उन्हें अपने ऊपर के गुस्से पे बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल था। और मास्टर वहाँ पे शांत थे और शांति से कह रहे होते हैं कि हमारी सारी बातें झूठी हैं। और यहाँ पे लाओजी मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि बुद्धा आर्ट्स वाले लोग कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं करते हैं, तो आज मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर हमला करते हो कि नहीं। उसके बाद मास्टर कहते हैं कि क्या तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, अगर ऐसी बात है तुम आजमा कर देख सकते हो। उसके बाद लाओ जी ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और फिर वो मास्टर के ऊपर अटैक कर देता है और मास्टर ने बिना कुछ अटैक किए एक शील्ड बना के कुछ को डिफेंड कर लिया था। फिर मास्टर वहाँ अपने पावर का यूज करके बस वहाँ से अपनी जगह को बदल रहे होते हैं और वहीं पे लाओ जी खुले सांड की तरह मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। और लाओ जी वहाँ अपने पावर का यूज करके मास्टर को हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मास्टर को नहीं मार पाता है क्योंकि मास्टर का ऑरा ही इतना ज्यादा होता है। लाओजी का पंच एक भी मास्टर को छू ही नहीं पाता है। लाओजी तो मास्टर के ऑरा से ही पीछे खिसक चला जाता है। जिसके बाद मास्टर ने लाओजी के ऊपर ऑरा प्रेशर डाल दिया था, जिसकी वजह से लाओजी वहाँ पे खून की उल्टी करने लगता है और कहता है कि जिंग जंग माउंटेन मेरे ऑरा प्रेशर को सहन नहीं कर सकता। इसके बाद लाओजी गुस्सा होकर कहता है कि आज का दिन तुम दोनों के लिए लकी था, लेकिन अगर उनसे मेरी कभी मुलाकात हो गई तो मैं उन्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उन दोनों का मरना मेरे ही हाथों लिखा हुआ है। इतना कहने के बाद एक घंटा वहाँ से जा चुका होता है और फिर वो मास्टर को ठेंगा दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर चैंग पिंगन और कुसवान की फाइट हो रही, जहाँ पे वो दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। चैंग पिंगन के हाथ में खंजर होता है और फिर तभी वहाँ पे एक मास्टर आ जाता है जिसका नाम लेंग होता है, जो कुसवान का पंडित बनना चाहता है। और फिर वो चैंग पिंगन से कहता है कि चैंग पिंगन रुक जाओ, तुमने यहाँ बहुत अच्छा ही फाइट किया है। इसके बाद वो मास्टर कहता है कि जीवन और मृत्यु के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जिसके बाद वो मास्टर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम कुसवान को यहाँ जिंदा छोड़ के मेरे ऊपर एक एहसान कर दो, इस एहसान का बदला मैं तुम्हारे लिए कभी न कभी चुका दूंगा। और फिर यहाँ पे कुसवान गुस्सा होते हुए कहता है कि मास्टर आप यहाँ पे क्यों आए, मैं यहाँ बच्चे पिंगन की जान को लेकर रहूंगा, मेरे अंदर अभी भी पावर है कि मैं इसे मार सकता हूँ। जिसकी बातों को सुनकर मास्टर कहता है कि तुम एकदम चुप हो जाओ, मुझे पता है कि तुम्हारी यहाँ पे सारी गलतियाँ हैं। वहीं पे चैंग पिंगन की लड़ाई करके कमजोर महसूस कर रहा होता है। फिर वहाँ पे लेंग कुसवान को लेकर वहाँ चला जाता है। जिसके बाद निंग चैंग पिंगन के पास में आ जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हारी चोटें कैसी है। और फिर चैंग पिंगन कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जब तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद यहाँ पे मास्टर भी आ चुके थे, जिसे देखकर चैंग पिंगन भी काफी खुश हो चुका था। उसके बाद मास्टर कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है, क्यों कि लिंक की जान बच चुकी है, अब वो कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। बस मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारी लड़ाई करते एकदम शौक हो गया हूँ, क्योंकि तुमने आज जट के कुसवान का मुकाबला किया और उसे हरा दिया। और फिर चैंग पिंगन मास्टर की बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, क्योंकि लिंक की जान अब बच चुकी थी। और फिर चैंग पिंगन की हालत खराब होने लगती है। जिसके बाद निंग मास्टर से पूछती है क्या मास्टर कोई आइडिया है जिससे मैं चैंग पिंगन की हालत को ठीक कर सकूँ। जिसके बाद मास्टर कहने लगता है कि जब से चैंग पिंगन का स्पिरिचुअल ब्रिज टूटा है तब से चैंग पिंगन की पावर को वापस से रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है। मास्टर कहने लगते हैं अगर नॉर्मल लेवल की बात करें तो वो कल्टीवेशन करके खुद की पावर को वापस से रिकवर कर सकते हैं, जिससे उनकी चोटें भी हील हो जाती है। लेकिन चैंग पिंगन के साथ में ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज़ है जो चैंग पिंगन को यहाँ पर थोड़ा बहुत रिकवर कर सकती है, प्रैक्टिस। तुम जो उसे बॉक्सिंग टेक्निक सिखाती हो ना, वो चैंग पिंगन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट है। तुम अच्छे तरीके से चैंग पिंगन को बॉक्सिंग सिखाना और उसे एकदम प्रोफेशनल बना देना। जितना वो हार्ड वर्क करेगा उतनी जल्दी उसकी बॉडी रिकवर होगी, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों को जैसे नहीं है जो कल्टिवेशन करके अपनी बॉडी को रिकवर करे। इसकी बात को सुनकर निंग खुश हो जाती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चैंग पिंगन बहुत ही मेहनती लड़का है। और फिर निंग चैंग पिंगन को अपने कंधे पर उठाकर वहाँ से जाने लगती है
और फिर निंग मास्टर से पूछती है, क्या मुझे अपने पावर केबल के बारे में बताएंगे जिसके कारण आपके चर्चे पूरे गांव में हैं। फिर जैसे ही मास्टर जवाब देने वाले होते हैं, वैसे ही चैंपिंगन होश में आके मास्टर को इशारा कर देता है कि नहीं मास्टर, आप इसके बारे में बिल्कुल मत बताइएगा। और फिर मास्टर कहते हैं निंग से कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जब कहीं मौका होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे कुछ बातों के बारे में नहीं बताया जाता है जिसके बारे में ये सिर्फ मास्टर और चैंपिंगन को ही मालूम था, और इस वजह से चैंपिंगन ने मास्टर को निंग को अपने पावर लेवल के बारे में बताने के इसीलिए मना कर दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि जिसके बाद निंग वहाँ पे चैंपिंगन को अपनी पीठ पे लेकर जाने लगती है, और वो कहती है कि अगर मैं तेज भागी तो चैंपिंगन के चोट खोल सकते हैं, अगर मैं ज़्यादा स्लो चली तो ये भी हो सकता है कि घर जाने में देरी हो जाए और इसकी चोटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। और फिर इसलिए वो धीमी मीडियम स्पीड में चलने लगती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी और बहुत ज़्यादा खुश थी कि चैंपिंगन अभी जिंदा है। उसे से ऐसे देख के मास्टर भी बहुत खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि निंग एक बहुत अच्छी लड़की है और चैंपिंगन किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे कितने अच्छे और प्यारी दोस्त मिली है, उसका ख्याल रखने के लिए हमेशा तैयार है। और एक ऐसा भी दिन था जब मैं बिल्कुल चैंपिंगन जैसा हुआ करता था, और मेरे मास्टर ने भी मेरा ऐसा ही ख्याल रखा था। चैंपिंगन का रख रही है और मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा याद करता हूँ। काश मुझे फिर से मौका मिल जाए कि मुझे समय वापस से उस समय में जाके अपने मास्टर को मिल सकता। और फिर हम वहाँ पे रुवान को देखते हैं, जहाँ पे उसकी बेटी लिंक का अभी भी इलाज कर रही होती है। वहाँ पे लिंक की सेहत में बहुत अच्छे तरीके से सुधार आ रहा होता है, और रुवान वहाँ अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि वाह, इस लिंक की किस्मत कितनी अच्छी है, पता नहीं कहाँ से इतना कमाल का डॉक्टर उड़ के आया जिसने अपनी कमाल की पिल इसे दे दी। इसके बात को सुनकर उसकी बेटी गुस्सा होते हुए कहती है कि पापा आप बिल्कुल शांत रहिए, यहाँ पे आप लिंक को आराम करने दीजिए, जितना अधिक लिंक आराम करेगा उतना जल्दी ये ठीक हो जाएगा। इस वजह से जो मास्टर रुवान था वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जहाँ पर मास्टर रहते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है, और वहाँ पे एक बंदा रहता है जो कि जगह की साफ सफाई कर रहा होता है। फिर वहाँ पे वो आदमी आते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता होगा ही कि ये टाउन बहुत बड़ी मुसीबत में है, ना ही पता है कि कब और पता नहीं कब ये टाउन पूरी तरीके से खत्म हो जाए। तो मिस्टर माँ, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ मेरे टाउन में चलना चाहिए। तुम यहाँ पे मास्टर को फॉलो करते हुए अपने जान को खतरे में डाल रहे हो। मास्टर तो यहाँ पर टाउन बर्बाद होने के बाद मरेंगे, उसके साथ तुम भी यहाँ पे मर जाओगे। तुम्हारा अंदर टैलेंट तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ में चलो। सुनकर मिस्टर माँ का पूरा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आखिरकार तुम होते कौन हो, वो मुझे मास्टर से यहाँ पर अलग करना चाहता है। फिर मिस्टर माँ अपने पावर का यूज करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो बंदा अपनी चारों तरफ फील्ड शील्ड बना के खुद को बचा लेता है। और फिर वो बंदा यहाँ से चला जाता है, और फिर वो जाते हुए कहता है कि देख लेना, एक दिन वो दिन जरूर आएगा जिस दिन तुम्हें अपने फैसले का अफसोस होगा। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि फेसबुक के दीवाने और सभी लोग उस सेट में शामिल होने वाले थे। वो सभी लाइब्रेरी के अंदर आते हुए पुरानी किताबों को पढ़ रहे होते हैं, तो उन्हें यहाँ पे किसी एंसेस्ट्रियल टोम के बारे में जानकारी निकालनी थी। उन एंसेस्ट्रियल टोम के बारे में जानकारी निकालते हुए चैंपियन के बारे में जानकारी मिलती है कि जिन लोगों ने उन एंसेस्ट्रियल टोम की रक्षा की थी में से एक चैंपियन का भी सरनेम शामिल है। मुझे लगता है कि हो सके तो क्या पता इन्हें जानकारी मालूम होगी कि एंसेस्ट्रियल टोम क्या था। फिर वो डिसाइड करते हैं कि हमें चैंपियन से मिलकर बात करनी चाहिए, पता उसे पता हो कि वो एंसेस्ट्रियल टोम क्या है। जिसका हमें पता चलता है कि ये जो लड़की है इसी के पास वो हाई लेवल की पिल है, इसने उस पिल के जरिए लिंक की जान को बचाई थी। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता है कि पिंगन और उसके दोस्त का साथ क्यों दे रही होती है। क्या पता हो सकता है कि आगे हमें इसके बारे में बताया जाए कि इन दोनों का क्या कनेक्शन है चैन पिंगन के साथ में। और दूसरी तरफ हम लैंग को देखते हैं जो बोसवान से कह रहा था कि आखिरकार तुम यहाँ पे चैन पिंगन और निंग के पीछे क्यों पड़े हुए हो, और तुम्हें पता है ना कुछ दिनों के बाद हमारे सेट के अंदर कंपटीशन होने वाला है और तुम्हें वहाँ पे लड़ने के लिए भी जाना है, और तुम यहाँ पर पागल बने फिर बने बदला लेने के लिए। आखिरकार तुम्हें किस बात का बदला लेना है, चैन पिंगन ने तुम्हारा आखिरकार क्या बिगाड़ दिया है जो तुम उसके जान लेना चाहते हो। बल्कि चैन पिंगन को ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारी जान ले लेगी, तुमने और तुम्हारे फादर ने कुछ ऐसी हरकत ही कर दी है। अभी हमें पता चलता है कि चैन पिंगन के फादर को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि कुसवान का ही पिता था, जिसने चैंपियन के पिता की जान ली थी। और फिर कुसवान कहता है कि पहले तो मुझे चैंपियन के ऊपर बहुत ही अफसोस आता था, लेकिन जब से उसने मेरी दादी साथ ऐसा किया है, सबके सामने उनकी बेइज्जती की है, तब से मैं चैंपियन के लिए सारा अफसोस खत्म कर चुका हूँ। लेकिन तुम यहाँ पे कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, और फिर मैं आगे चल कर चैंपियन से कोई भी झगड़ा नहीं करूंगा। और मैं अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मेरे पास मेरी दादी ही बची हुई है, और उन्हें कोई कुछ कहेगा तो मुझे ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। तो मैंने अपनी दादी माँ से कहा है कि हम लोग इस टाउन को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन मेरी दादी मैं टाउन को छोड़ जाने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं उन्हें इस टाउन से क्या लगा हो गया है। और फिर वो मास्टर कहता है कि तुम्हें जो करना तुम वो करो, लेकिन तुम्हें बिना मतलब के झगड़े में कभी नहीं पड़ना है, कि मैं नहीं आऊंगा हर बार तुम्हें बचाने के लिए। और फिर वो दोनों वहाँ से
कुशवाहा के घर पे जा रहे होते हैं तो यहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है और कहता है कि नहीं, यहाँ कुछ ऐसी चीज हो गई है जिससे यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो डरते डरते अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए आ रहा होता है और फिर जैसे दरवाजा खुलता है, जो कुशवाहा की दादी होती है वो वहाँ पे मरी पड़ी होती है और किसी ने उसे उनकी वहाँ पे जान ले ली होती है। उसको देखते ही कुशवाहा एकदम से शॉक हो जाता है, कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कुशवाहा की दादी को किसने मारा होगा और कुशवाहा इसके बाद क्या करेगा? इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। लाइक सब्सक्राइब दोस्तों।